राधे राधे आप सभी को। तो आज हम अगेन 25 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज के। लेकिन आज मैंने हल्का सा चेंज किया है। आज ये चीज़ की है कि आज हम सीएन के कंप्यूटर नेटवर्क के 5 क्वेश्चन करेंगे। देन हम उसके बाद एल्गोरिदम के 5 क्वेश्चंस करेंगे। देन हम ऊप्स के 5 क्वेश्चन करेंगे, डीबीएमएस के 5 क्वेश्चंस करेंगे एंड ओएस के 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके नहीं करने वाले हैं, आज हम ये 5 ही सब्जेक्ट को करने वाले हैं। ओके। हाँ, इससे पहले एक चीज़ थी, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं अपने डीबीएमएस के नोट्स शेयर कर दूँ। एक्चुअली अभी मैं 1-2 दिन के लिए बिज़ी हूँ कहीं और, तो मैं आपको 2-3 दिन में शेयर कर दूँगी डीबीएमएस के नोट्स। और अभी आई गेस कल या परसों में ही मैंने अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के नोट्स शेयर किए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, वो आप देख लो। ये रहे। तो मैंने अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के नोट्स शेयर किए हैं, प्रॉपर नोट्स से सारे क्लाउड मतलब पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग जो सब्जेक्ट है वो मैंने इसमें यहाँ पे कंप्लीट किया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेनिफिट क्या है, देन हिस्ट्री इवैल्यूएशन क्या है, आईएएस क्या है, इसको हम ईजी वे में बोले तो आस क्या है, पास क्या है, सास क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है, कवर की है। ये इसके सारे आपको डिफरेंस मिल जाएंगे, कंपैरिजन टेबल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो अगर किसी को क्लाउड कंप्यूटिंग के नोट्स चाहिए तो वो वेबसाइट से ये परचेज कर सकते हैं। मैं लिंक ऑब्वियसली बात है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके। तो अब सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट में है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का है। तो अब इसके बाद जितने भी मतलब जो 5 क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क के होंगे। तो ऐसे हम करने वाले कि 5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के कंप्लीट करेंगे, फिर 5 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टू कंप्यूटर्स C1 and C2 are configured as follows. C1 has the IP address 203.197.2.53 and net mask, which means subnet mask is 255.255.128.0। और जो एंड देन जो हमारा सेकंड कंप्यूटर है विच हैज़ आईपी एड्रेस 203.197.75.201 एंड जो हमारा नेट सब नेट मास्क है विच इज 255.255.192.0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके। तो हमें क्या दे रखा है, जहाँ तक अभी तक समझ में आया क्वेश्चन को देख के, कि दो कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर के हमें आईपी एड्रेसेस दे रखे हैं, सबनेट मास्क दे रखा है, उसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि C1 एंड C2 बोथ एज्यूम दे आर ऑन द सेम नेटवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो C1 एंड C2 कंप्यूटर है वो दोनों ही सेम नेटवर्क पे है। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट कि सेकंड ऑप्शन सेज दैट C2 assumes C1 is on the same network but C1 assumes C2 is on the different network. Okay, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि C1 assume C2 is on the same network but C2 assumes C1 is on the different network, which means दोनों ही ऑप्शन में क्या कह रहा है, एक ऑप्शन में ये कह रहा है कि C2 को लग रहा है कि C1 जो है हमारा सेम नेटवर्क पे है, और बट C1 को लग रहा है कि C2 डिफरेंट नेटवर्क पे। सी ऑप्शन में कह रहा है कि C1 को लग रहा है कि C2 उसके साथ सेम नेटवर्क पे, बट C2 को लग रहा है कि C1 जो है वो डिफरेंट नेटवर्क पे। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, डी क्या है कि C1 और C2 को दोनों को ये लग रहा है कि दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे। तो क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आई गेस सो, मे बी आ भी सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, सबकी प्रिपरेशन अलग अलग लेवल की होती है, बट हम इसको ट्राई करते हैं, चीज़ को बहुत ईजिली समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यहाँ पे हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को जो भी इसमें यूज होने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। देखो, इसमें कह रहा है नेटवर्क की बात कर रहा है। ओके, नेटवर्क की बात करने के लिए अगर मुझे पता करना है, मान लो लेट सपोज मेरे पास C1 एक कंप्यूटर है, C2 एक कंप्यूटर है, मुझे देखना है इन दोनों का नेटवर्क क्या है, मतलब कौन से नेटवर्क में लाई कर रहे हैं। तो विच मीन्स मुझे उसके लिए पता होना चाहिए कि नेटवर्क एड्रेस क्या है। मैं नेटवर्क एड्रेस के बेसिस पे पता कर सकती हूँ कि उनका नेटवर्क क्या है, उस बेसिस पे मुझे पता चल सकता है कि इधर वो दोनों सेम नेटवर्क में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, इस चीज़ को समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि ये नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाला जाएगा और ये इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है। देन सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि IPv4 क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। देखो, IPv4 जो है हमारा एक 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस है। क्या है? 32 बिट का एक लॉजिकल एड्रेस है जो कि यूज होता है किसी भी एक नेटवर्क में डिवाइस को, मतलब एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके,
सो हम इसको लिख सकते हैं यूज टू यूनिक आइडेंटिटी vehicle of a device in a network। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मान लो कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं, ओके, अब सबको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन एक पर्सन है, इसकी सारी चीजें हैं, तो हमने क्या दे दिया कि आधार कार्ड है, हम सबका आधार कार्ड नंबर अलग अलग है ना। तो हम इससे हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर ऐसे मान लो एक एरिया है, उसमें काफी सारे घर है, तो एक कॉमन एरिया हो गया जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और हमने अलग अलग नंबर दे दी कि अच्छा इस घर का नंबर, मतलब इस घर का नंबर ये है, एक है, इस घर का नंबर 7 है, कुछ भी, जिससे हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो IP V4 क्या है, वो एक ऐसा हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है जिसमें हम हर एक डिवाइस को एक यूनिक नंबर से डिफाइन करते हैं। ये चीज समझ में आई। अब IPv4 के इसी में जो हमारे पास जो IPv4 है, हम उसको 4 ऑक्टेट में डिफाइन करते हैं, ओके, विच मीन्स 3 बिट्स होते हैं हर जगह, 3 नंबर्स कह लो, उसमें हम इसको डिफाइन करते हैं, ओके। ये चीज समझ में। अब देखो, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, दो टाइप के एड्रेस होते हैं। एक कह लो आपकी नेटवर्क एड्रेस होता है, मतलब नेटवर्क आईडी, और एक आप कह लो कि होस्ट एड्रेस होता है हमारे पास। अभी हमें नेटवर्क एड्रेस समझना है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। देखो, नेटवर्क एड्रेस का क्या काम है, नेटवर्क एड्रेस बताता है उस पूरे नेटवर्क का, जो भी आपका नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क का वो क्या बताता है, एड्रेस बताता है, ठीक है, एंटायर नेटवर्क का एड्रेस बताता है। होस्ट एड्रेस का मतलब क्या है, होस्ट एड्रेस क्या करता है, उस नेटवर्क में जो इंडिविजुअल डिवाइस है, जो इंडिविजुअल डिवाइस है उसका क्या बताता है, उसका वो पर्टिकुलर एड्रेस बताता है कि उस डिवाइस का एड्रेस क्या है। और इसी के कॉम्बिनेशन को हम ये कह सकते हैं कि वो मतलब इसी के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे IPv4 के एड्रेस की तरह हम यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ ये चीज समझ में आएगी, नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, होस्ट एड्रेस क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार अगर आपको बिहाइंड द सिनेरियो चीजें क्या चल रही है, कैसे वर्क करती है, वो पता होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस आपको पता चल गया है कि हम जब अपने नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हम इस नेटवर्क एड्रेस की बात कर रहे हैं। हमें IP एड्रेस गिवन है, हमें सबनेट मास्क गिवन है। मैंने आपको IP एड्रेस बता दी कि ये जो एड्रेस गिवन होता है इसी को आप IP एड्रेस कहते हो, है ना। नाउ अब हम किसकी बात करते हैं, सबनेट मास्क की। सबनेट मास्क क्या होता है, देखो, सबनेट मास्क बेसिकली उसका क्या काम है, एक सेकेंड, हाँ, देखो, सबनेट मास्क का जो काम है वो क्या है, वो बताता है कि जो आपका IP एड्रेस है, मान लो आपका IP एड्रेस ये है, ओके, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो आगे का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका, वो आपकी नेट ID है, और जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या आपकी होस्ट ID। तो सबनेट ID, सबनेट मास्क का यही काम है, ठीक है। अब देखो, लेकिन सबनेट मास्क का यूज और क्या होता है, ये जो चीज हम बता रहे हैं कि जो हमारे पास IP एड्रेस है उसका जो जो आगे का हिस्सा, जो फर्स्ट पार्ट है, वो ये नहीं कि सिर्फ इतना ही, एक फिक्स लेंथ में भी हो सकता है, वेरिएबल लेंथ भी हो सकता है, ये उसकी नेट आईडी है, ये इसकी होस्ट आईडी है, क्यों। सबनेट मास्क का यूज ही क्या होता है, सबनेट मास्क का यूज ये होता है कि, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को मुझे लगता है शिफ्ट करना पड़ेगा, स्पेस होगा तो देखते हैं, चलो देखते हैं। वैसे तो एक सेकेंड, जब मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे आ जाओ, ओके। देखो, देखो, सबनेट मास्क हम यूज करते हैं, लाइक सपोज मैं एक चीज बताती हूँ आपको, मान लो कि आप रहते हो एक जगह पे, जैसे आप जहाँ रहते हो, आपके घर का नंबर है 103 अमर कॉलोनी, ओके, ये आपके घर का एड्रेस। तो अब यहाँ पे जो एक पूरा नेटवर्क है वो आपका क्या हो गया, अमर कॉलोनी हो गया, ठीक है। अब उसमें जो पर्टिकुलर घर है आपका, वो कैसे आपको आइडेंटिफाई हुआ, वो आपका हुआ 803 से, ठीक है। अब मान लो आपका एक दोस्त है, उसका जो घर है वो मान लो मैं बोल देती हूँ 124 विजय कॉलोनी में है, पता नहीं एग्जिस्ट करते भी कि नहीं करते, बट रैंडम है ये चीज, ओके। तो सबनेट मास्क का काम क्या है, अब आप इससे एड्रेस से, जो आपके पास एड्रेस है, आप उससे ये आइडेंटिफाई करोगे कि क्या ये जो, मतलब जो आपका दोस्त है जो विजय कॉलोनी में रहता है, और जो आप हो, जो आप अमर कॉलोनी में रहते हो, क्या आप सेम जगह पे रहते हो कि नहीं रहते, मतलब सेम लोकेलिटी पे रहते हो कि नहीं रहते। अगर आप रहते होगे तब तो आप डायरेक्ट उसके घर पे चले जाओगे, ओके। बट अगर आप नहीं रहते हो तो आपको किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी उसके घर पे जाने के लिए।
तो एग्जैक्टली सबनेट मास्क यही काम करता है। सबनेट मास्क ये डिटरमाइन करता है कि इधर जो डिवाइस है, ठीक है, वो लोकल नेटवर्क में है या नहीं है। जो जैसे मान लो सेंडर ए है और उसको जो मतलब कुछ भी सेंड करना है रिसीवर बी को, ठीक है, तो सबनेट मास्क ये देखेगा उसके आईपी एड्रेस से कि जो ए का जो आईपी एड्रेस है क्या बी का आईपी एड्रेस भी सेम है, मतलब सेम नेटवर्क में वो लाई कर रहे हैं। अगर वो सेम नेटवर्क में लाई कर रहे हैं तो विच मीन्स वो डायरेक्टली उसको क्या करेगा, डाटा सेंड कर देगा। बट अगर सबनेट मास्क को ये पता चलता है कि जो ए है उसका नेटवर्क अलग है, जो बी है उसका नेटवर्क अलग है, तो वो क्या करेगा, राउटर के थ्रू या लोकली ऐसे कह लो तो गेटवे के थ्रू वो क्या करेगा, डाटा को सेंड करेगा। ऐसे सेंड वो नहीं कर सकता। तो सबनेट मास्क का ये यूज आता है। ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि हम नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे। मुझे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना होगा। ओके, लगा नहीं था कितना को समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ओके, कोई बात नहीं। देखो, नेटवर्क एड्रेस हम कैसे फाइंड करते हैं। नेटवर्क एड्रेस हम फाइंड करते हैं आईपी एड्रेस एंड, जिसको हम बिटवाइज एंड भी कहते हैं, एंड सबनेट मास्क के थ्रू। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो ये ना बहुत ज्यादा ना टेक्निकल टर्म्स है, ओके, तो ऐसा हम इसको इतना वो नहीं कर सकते हैं, बट हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान लो कि दो दोस्त हैं, दोस्त मतलब फर्स्ट एक ए है एक बी है, ये दोनों दोस्त है, ओके। दोस्त ए जो है वो ना अमर कॉलोनी रहता है, दोस्त बी है वो ना विजय कॉलोनी रहता है, ठीक है। अब देखो दोस्त बी ने क्या बोला, जो विजय कॉलोनी के रहता है वो कहता है अमर कॉलोनी को कि तू मेरे घर पे आजा मिलने के लिए। तो इसने अपना एड्रेस भेजा है ना। ये जो एड्रेस ए को पता है बी का, उसको हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस, विच मीन्स ये जो एड्रेस है आईपी एड्रेस है वो सारे डिवाइसेस को एक दूसरे के पता होते हैं, ओके। अब देखो अमर मतलब जो ए है उसको अमर कॉलोनी से विजय कॉलोनी जाना। अब उसको तो नहीं पता कि कितना डिस्टेंस पे क्या है। उसने अपना फोन निकाला और उसमें खोला उसने गूगल मैप। क्या खोला उसने, उसमें अपना गूगल मैप। अब उसने रूट देखा कि ओके ये 3 4 मतलब ऐसे उसने रूट उसमें से सर्च किए। जो वो रूट देख रहा है, जो भी वो चीजें फॉलो कर रहा है, जो भी उसके पास है, वो क्या है, उसका सबनेट मास्क, जो उसको पता है कि अच्छा मेरी ये चीज है, ओके, मतलब कि मैं गूगल मैप पे ये सारी चीजें देख रहा हूँ, तो वो क्या हुआ, उसका सबनेट मास्क। अब देखो सबनेट मास्क के बारे में कि वो कौन सा रूट फॉलो करेगा, क्या करेगा, वो बी को तो नहीं पता, ए को ही पता होगा। वैसे अगर मान लो बी ए के पास जाएगा तो वो कौन सा रूट फॉलो करेगा, वो ए को नहीं पता, वो किसको पता होगा, सिर्फ बी को पता होगा। तो ये क्या हुआ, सबनेट मास्क, जिसके बारे में लोकली डिवाइसेस को ही, अपने ही डिवाइस को पता होता है। अब मान लो देखो, अब इसके बाद मुझे आईपी एड्रेस पता है बी का, ओके, और मुझे अपना पता है कि हाँ मैं कौन सा रूट फॉलो करने वाला हूँ, मतलब सबनेट मास्क। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस है कि मान लो मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं स्ट्रेट जा सकती हूँ और मैं ऐसे जा सकती हूँ। बट अगर मुझे पता है कि ओके सीधा अमर कॉलोनी के जस्ट बाद में विजय कॉलोनी है, तो मैं डायरेक्टली चली गई। और मुझे पता चला कि नहीं, उसके बीच में तो एक और कॉलोनी आ रही है, देन एक और कॉलोनी आ रही है, फिर यहाँ पे भी एक और कॉलोनी है, यहाँ पे भी काफी सारी कॉलोनी है। तो मुझे कोई ना कोई व्हीकल का, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना ही पड़ेगा। तो इस तो अब मुझे क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ा। क्यों, क्योंकि मुझे पता चला उसके आईपी एड्रेस से और अपने सबनेट मास्क से कि वो एक डिफरेंट लोकेलिटी में वो क्या करती है, लाई कर रही है, मतलब रह रही है मेरी दोस्त, या रह रहा है मेरा दोस्त, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चला, हमें किससे पता चला, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क से। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सबनेट मास्क से हमें क्या पता चला कि अगर किसी रिसीवर को कोई भी सेंडर को भेजना है, कुछ भी डाटा भेजना है, तो सबनेट मास्क हेल्प करता है ये उसको इन्फॉर्मेशन जानने में कि जो हमारा रिसीवर है वो सेम मतलब सेम लोकल नेटवर्क में लाई करता है या नहीं करता। अगर करता है तो हम डायरेक्टली भेज देंगे, और अगर नहीं करता तो हम राउटर की हेल्प से भेज देंगे। तो अब हमें ये कैसे पता चला कि नेटवर्क, जो उसका नेटवर्क एड्रेस है वो डिफरेंट है, हमने ये कैसे निकाला, बाय द हेल्प ऑफ रिसीवर्स आईपी एड्रेस एंड सेंडर्स, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, एंड सेंडर सबनेट मास्क। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ें हो गई है, बट मुझे लगा बता देनी चाहिए, मे बी आपको हेल्प आए। हाँ मुझे भी पता है कि मैं एग्जाम्पल लेने में बहुत बुरी हूँ, बट
आई जस्ट ट्राई की समझ में आ जाए सारी चीज़। अगर एक बार चीज़ें समझ में आ जाएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और वैसे ही ओके, तो देखो अब हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ना हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेकंड मैं इसको लिखती हूँ कि CP1 का IP एड्रेस है, लिखते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर सकते हैं क्या, कॉपी पेस्ट, हाँ अब सही है। अरे वाह, ये तो अच्छा है। देखो अब ये क्या कह रहा है, CP1 का क्या है, CP1 का IP एड्रेस आपके पास है 203.197.2.53। वैसे ही उसका जो सबनेट मास्क है, यहाँ पे सिर्फ मास्क से मैं डिनोट कर देती हूँ, जो उसका मास्क है वो क्या है 255.255.128.0। तो मैं, मुझे IP एड्रेस पता है C1 का, मुझे मास्क पता है, तो मैं C1 का नेटवर्क एड्रेस भी निकाल सकती हूँ। अभी मैंने सिखाया एंड देखो अब इसमें एक नॉर्मल सी चीज देखो, इसको आप ऐसे या तो नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन करने लगोगे आपको समझ में आ जाएगा, वरना आप लिख भी सकते हो कि 203 को आप क्या कर दो, एक बिट में डिफाइन कर दो। एक बिट में डिफाइन करेंगे 203 को तो कैसे होगा 128, फिर उसके बाद आएगा 64 32 16 4 2 1, कितने हो गए ये 1 2 3 16, 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही वो एक नंबर कौन सा खा गई मैं, ओ 8 खा गई। पहले तो आप छोटे हो जनाब, तो 16 8 4 2 1। ओके अब मैं टू मतलब 203 को करूंगी तो यहाँ पे 1 आएगा एंड यहाँ पे करेंगे तो 192 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 192 के बाद अगर मैं इसमें प्लस करूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली बात है। अगर मैं 192 के बाद अगर, अरे यार 192 के बाद 16 में करेंगे तो 10, मुझे ये भी लग रहा था, अगर 1 में करते तो कम हो गया, 1 में करेंगे एंड देन उसके बाद 208 इस पे ये आ जाएगा। ओके, थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन को हटा देना। तो जो अगर मैं 203 को अगर मैं उसमें लिखूँ, बिट्स में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ओके। और 255 का तो जो बिट होगा वो 111 ही होगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जहाँ पे भी 11 है वहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ पे 000 अगर 10 भी होता तो 0 हो जाता है, विच मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो हमारी सेम ही आ रही है, ओके। बस हम ये देख लेंगे कि ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं होगी जैसे कि 2 और 128 में ऐसा पॉसिबल है कि दोनों पे कोई भी एक टर्म ऐसी हो सकती है, कोई भी एक बिट हो सकती है जहाँ पे दोनों पे 1 आ रहा हो। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, वरना जैसे 2 to 5 वाले क्वेश्चन है वहाँ पे तो हम डायरेक्ट वही लिख सकते हैं कि जो जिससे हम 2 to 5 वाले का एंड निकाले एग्जैक्टली वही आएगा, ओके। तो यहाँ पे जब हम एंड निकालेंगे इन दोनों का तो आएगा यहाँ पे 203 197 पॉइंट, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी बिट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 0.0, ओके। 0 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 0 ही आएगा। तो C1 का नेटवर्क एड्रेस क्या आ गया मेरे पास ये। अब मुझे C2 का नेटवर्क एड्रेस निकालना है, तो C2 का नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाला जाएगा, C1 के लिए मुझे निकालना है क्योंकि C1 को देखना है कि अच्छा इसका इसका जो नेटवर्क एड्रेस है मेरे वाले के साथ वो सेम है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, C2 का IP एड्रेस लेंगे। C2 का IP एड्रेस हमारे पास क्या है 203.197.755.201, ओके। C1 का मास्क एड्रेस लेंगे, क्यों, ताकि हम इसके कंपैरिजन में IP एड्रेस निकाल सके। क्यों C1 IP एड्रेस निकाल रहा है, हमें नहीं पता कि C2 का मास्क क्या है, तो हम C1 ने क्या किया अपने सबनेट मास्क के साथ निकाला है, जो कि क्या है हमारे पास 255.128 और 0। अगर हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 203 197 और 0, और इधर 0 आएगा, अगर मैं देखूँ 64 और यहाँ पे 64, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, मैंने ये वाला नंबर सेम सही लिखा है ना, ये भी सेम नहीं आएगा क्योंकि 128 पे तो होता ही है 0 और 0, ओके। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, प्लीज माफ करना, ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, C1 का नेटवर्क एड्रेस क्या है सेम, C2 का हमने नेटवर्क एड्रेस निकाला अपने सबनेट मास्क से, क्या आया सेम। तो C1 यहाँ पे ये ज्यूम कर सकता है कि C2 जो है वो मेरे ही सबनेट मास्क मतलब मेरे ही नेटवर्क एड्रेस में है। तो C1 एंड C2 बोथ एज्यूम, मतलब C1 के लेवल पे तो ये पॉसिबिलिटी है, C2 एज्यूम ये हमें पता नहीं, बट C1 एज्यूम C2 इज ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क, नहीं तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। C1 assume C2 is on the same network, yes ये चीज तो है, अभी C2 का नहीं पता, दे बोथ आर ऑन डिफरेंट नेटवर्क ये भी नहीं पता, तो अभी दो ऑप्शंस है हमारे पास। देन अगेन अब हम C2 का निकालेंगे। C2 का हमारे पास IP एड्रेस है, वो है हमारे पास 203.197.755.201। उसका जो मेरे पास सबनेट मास्क है वो क्या है मेरे पास 255.255.92.0, ओके। अब हम इसका निकालते हैं।
इसका हम क्या निकालेंगे, नेटवर्क एड्रेस निकालेंगे। नेटवर्क एड्रेस निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 203.197। हाँ इधर देख लेते हैं एक बार, ये 128 और 64 पे आएगा, हाँ 192। तो इसमें भी 64 पे एक बिट है और इसमें भी 64 पे 1 बिट है। तो विच मीन्स कि इन दोनों का जो कॉमन आ गया एंड पे देखेंगे तो 64 आएगा। यहाँ पे जीरो का मतलब जीरो है तो इस वजह से जीरो। अब देखो मैं अब C1 का मतलब नेटवर्क एड्रेस निकालूंगी ऑन द बेसिस ऑफ C2 सबनेट मास्क। ओके, इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस है मेरे पास 203.197.2.53। अब मेरे पास जो मास्क है वो किसका यूज करेंगे, C2 का। वो क्या है 255.255.192.0। अब जब मैं यहाँ पे इसका नेटवर्क निकाल रही हूँ तो मेरे पास इसका क्या आएगा 203 आएगा, यहाँ पे 197 आएगा। इन दोनों में कोई बिट कॉमन है नहीं है तो 0.0। C2 का नेटवर्क एड्रेस क्या है, C1 का नेटवर्क एड्रेस क्या है ये। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों का ही नेटवर्क एड्रेस क्या है, डिफरेंट। तो C2 क्या मानेगा कि जो C1 है वो किसी और नेटवर्क पे, डिफरेंट नेटवर्क पे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और काफी सारे इसमें कॉन्सेप्ट एक ही साथ मर्ज हो गए थे, आपको समझ में आया हो। एक बार नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज दोबारा देख लेना, और मेरी बेकार से एग्जाम्पल के लिए भी मुझे माफ करना। आई जस्ट ट्राई की चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग गया हमारा, बट कोई नहीं, अगर चीजें समझ में आई होंगी तो इट्स वर्थ इट। क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड इन द IPv4 डाटाग्राम। देखो डाटाग्राम जो वर्ड है हम यूज करते हैं नेटवर्क लेयर में। जो IPv4 है वो 32 बिट का जो लॉजिकल एड्रेस जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, उसमें काफी सारे डिफरेंट फील्ड्स है। हर फील्ड अलग अलग टाइप के बिट्स मतलब अलग अलग नंबर ऑफ बिट्स यूज करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जो जो वर्जन है वो क्या करता है, वो 4 बिट यूज करते हैं। तो ऐसे काफी सारे फील्ड है जो डिफरेंट डिफरेंट बिट्स यूज करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा जो हमारे से पूछा गया है टोटल लेंथ, ये क्या करता है एक्चुअली स्टोर करता है। एक्चुअली इसमें टोटल हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हेडर प्लस में जो हमारा डाटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, जिसका साइज होता है वो होता है 16 बिट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16। वैसे तो देखो अगर मैं काफी कम स्पेस में बताऊं यहाँ पे, तो ऐसे IPv4 होता है, उसमें 6 रोज होती हैं। पहली रो में 4 कॉलम होंगे, फिर सेकंड रो में आपके पास 3 कॉलम है, एंड देन थर्ड रो में आपके पास अगेन 3 कॉलम है। यहाँ पे सोर्स है, डेस्टिनेशन है, यहाँ पे ऑप्शन वाली चीज है। तो ये जो डायग्राम है ना, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी डायग्राम देख लेना कि यहाँ पे वर्जन होता है, यहाँ पे हेडर लेंथ होता है, ये सारी चीजें देख लेना, फ्रेगमेंटेशन, फ्लैग वगैरह सारी चीजें होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमें लिस्ट 1 दे रखी है, हमें लिस्ट 2 दे रखी है और हमें इसमें मैच करना है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो मैं सोच रही हूँ समझाऊं या फिर इसको आपके लिए ऐसा होमवर्क में दे दूं कि आप खुद करो इस क्वेश्चन को। चलो कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, बाद में वो करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में जो भी हमारे पास डाटा होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ क्या होते हैं, फ्रेम्स, है ना। जिसको जब वो नेटवर्क लेयर में जाते हैं, जब वो नेटवर्क लेयर में जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाटाग्राम कहते हैं, उसी को हम डाटाग्राम कहते हैं। फिर जब वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में जाते हैं तो वो पैकेट्स हो जाते हैं। मुझे रिवाइज करने की जरूरत है सीन, मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्वेश्चन कराते टाइम। ठीक है, तो जो डाटा लिंक लेयर है उसका जो मैच होगा वो क्या होगा, फ्रेम। तो ए का हो गया ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, जो डाटाग्राम्स होते हैं उसका काम होता है टू फाइंड दी पाथ, कि उनको अगर मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजना है तो मैं कौन से पाथ से भेजूं। जैसे कि उसमें हम IP एड्रेस की बात करते हैं, अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, हम राउटिंग की बात करते हैं हम नेटवर्क में। ओके, तो जो हमारा नेटवर्क लेयर का पार्ट होगा, ऑप्शन बी का पार्ट मतलब आंसर होगा, वो हमारा होगा थर्ड, राउटिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, वो ये चेक करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या करते हैं, एंड टू एंड मतलब ट्रांसफर करते हैं, डाटा का ट्रांसमिट करते हैं। मतलब मेरे पास सेंडर है, मेरे पास रिसीवर है, तो मैं एंड टू एंड क्या करूंगी, डाटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजूंगी। इधर वो कनेक्शन लेस भी हो सकता है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। जैसे हम TCP की बात करते हैं, UDP की बात करते हैं। TCP जो मेरा वो कनेक्शन लेस है, TCP जो है वो मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP मेरा कनेक्शन लेस है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कनेक्शन की बात कर रहे हैं, कनेक्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं।
तो मेरा जो सी है उसका होगा ऑप्शन बी। ऑब्वियसली डी का जो होगा वो होगा फर्स्ट। बट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन लेयर की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन लेयर का मतलब सिंपली ये होता है कि हम कैसे उस चीज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसमें जैसे हम बात करते हैं एनक्रिप्शन की बात करते हैं, डिक्रिप्शन की बात करते हैं, कंप्रेशन की बात करते हैं, काफी सारी चीजें हो सकती है। तो ऑप्शन डी का आंसर होगा ऑप्शन मतलब फर्स्ट। तो अगर हम इसे चेक करें तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर is an Ethernet frame that is less than IEEE 802.3 minimum length of 64 octet is called। देखो, नॉर्मली तो इसको पहले समझते हैं कि ईथरनेट फ्रेम क्या होता है। ईथरनेट फ्रेम समझने से पहले ईथरनेट क्या है। तो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है अभी ईथरनेट, ईथरनेट क्या है, एक डाटा लिंक लेयर का पार्ट है। मतलब ये डाटा लिंक लेयर इस पे वर्क करता है, जो कि ये 1990s में काफी पॉपुलर कनेक्शन हुआ करता था, काफी पॉपुलर लेन नेटवर्क था, जिसमें हम वायर्स का यूज करके, ट्विस्टेड पेयर्स वायर्स का यूज करके हम क्या करते थे, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे आपस में, और हम जो हमारा डाटा होता था उसको हम ट्रांसफर करते थे। जैसे अभी के टाइम पे ना आपको जो आपके घर में वाईफाई लगा है तो उसमें भी आपको ईथरनेट देखने को मिल सकता है। ओके, अब लेकिन देखो इसमें क्या है, ईथरनेट में क्या है, अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ईथरनेट फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा मैं कुछ चीजें और भी बता देती हूँ। इसमें जब ईथरनेट की बात हो रही है, जो ईथरनेट है वो IEEE 802.3 के अंदर डिफाइन किया गया है। मेनली जो ईथरनेट है वो कौन सी टोपोलॉजी पे काम करता है, तो वो बस टोपोलॉजी पे काम करता है। ओके, इसमें जो हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ हमारा जो एक्सेस कंट्रोल मेथड होता है, जैसे हमने काफी सारे इसके बारे में पढ़ा है, CSMA इन सब के बारे में पढ़ा है, तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ कॉमन चीज थी ईथरनेट के बारे में। अब हम ईथरनेट फ्रेम को समझते हैं क्या होता है। देखो, अगर मैं ईथरनेट फ्रेम की बात करूँ, एक मिनट, एक चीज करते हैं, पहले इसको स्मॉल करते हैं। स्मॉल नहीं कर सकते हैं क्या इसको, चलो यहीं पे कर लेते हैं। अगर मैं ईथरनेट की बात करूँ, यहाँ पे ईथरनेट फ्रेम की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ईथरनेट फ्रेम में कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रीएम्बल। जो हमारा प्रीएम्बल है वो 7 बाइट्स का होता है। ओके, जिसमें हम ये बताते हैं, हम ये कहते हैं कि ओके अब जो रिसीवर है वो रेडी हो जाए जो हमारा फ्रेम है उसको रिकग्नाइज करने के लिए। प्रीएम्बल में इसकी बात करते हैं। फिर हमारा आता है SFD। SFD हमारा क्या है, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर, जो एक्चुअली बताता है कि जो फ्रेम है, मतलब जो इथरनेट में जो फ्रेम है वो एक्चुअली बिगिन हो चुका है, इसकी बात करता है, जो कि 1 बाइट का होता है। देन हमारे पास है डेस्टिनेशन एड्रेस, जो कि 6 बाइट की होती है। फिर हमारे पास है सोर्स डेस्टिनेशन, जो कि हमारे पास 6 बाइट की होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लेंथ। जो लेंथ है वो बेसिकली जो ईथरनेट फ्रेम जो होता है हमारा, उसकी पूरी लेंथ को डिटरमाइन करता है, बताता है, इंडिकेट करता है, तो वो होता है 2 बाइट का। फिर हमारे पास आता है डाटा। डाटा विच मीन जो एक्चुअल डाटा जो हमारे मतलब यहाँ पे प्लेस होता है, जिसको हम पेलोड भी कह सकते हैं, वो जिसकी बाइट होती है आई गेस 46 से स्टार्ट है और वो 1500 समथिंग तक जाता है। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास चेकसम, जो हम चेक करते हैं एरर वगैरह, ये सारी चीजें देखते हैं हम यहाँ पे बाय यूजिंग दी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, तो ये कितने बिट का होता है, ये होता है हमारा आई गेस 4 बिट का। ओके, चलो ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं एक चीज यहाँ पे आपको और बताती हूँ उससे पहले, अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पेन का। जो हमारा प्रीएम्बल और SFD है, ये आपका फिजिकल लेयर का पार्ट होता है। जो आपका DASA लेंथ डाटा एंड CRC है, ये आपका डाटा लिंक लेयर का पार्ट होता है। तो देखो जो हमारा डाटा है वो मिनिमम कितना हो सकता है, 46 बाइट का। हमारा जो DA है वो हमारा 6 बाइट का होगा। जो हमारा SA सोर्स डेस्टिनेशन वो हमारा 6 का होगा। लेंथ हमारी 62 की होगी और CRC हमारा 4 का होगा। अगर आप इसको सम करोगे तो आपके पास आएगा 12, 14, 18। अगर 18 को मैं 46 में ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा 64।
तो हमारे पास मिनिमम अगर डाटा की लेंथ 46 है तो हमारे पास लेंथ कितनी आ रही है 64। तो डाटा फ्रेम, ये तो फिजिकल लेयर वाली एक अलग बात होगी जिसको अभी हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, हम डाटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो 64 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही चीज आपसे पूछी जा रही है कि अगर कोई ईथरनेट फ्रेम है, अगर उसकी मिनिमम लेंथ जो 64 ऑक्टेट होती है अगर उससे भी कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे रंट फ्रेम। ओके, देखो बाकी जितने भी वर्ड्स है ना उनका एज सच कोई मीनिंग है नहीं। शॉर्ट फ्रेम कुछ नहीं होता, स्मॉल फ्रेम कुछ नहीं होता, मिनी फ्रेम भी नहीं होता, इसमें इथरनेट फ्रेम में कुछ नहीं होता। पर अगर जैसे अगर आपको पता, आपने कभी सुना हो तो आप मार्क कर सकते हो, बट अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपको लगेगा ये भी ऑप्शन कुछ नहीं है, मतलब ऐसा सच आप किसी और के ही साथ जाना प्रेफर करोगे। तो रंग फ्रेम कहते हैं अगर हमारा जो हमारा क्या है, जो हमारा ऑक्टेट है वो 60, मतलब जो हमारी जो फ्रेम की जो लेंथ है वो 64 से भी कम हो। मतलब रंग फ्रेम में क्या होता है, जो हमारा 64 से अगर मान लो हमारी जो लेंथ है वो कम है, तो उस केस में क्या है, इस केस में क्या होता है, जो हमारी जो लेंथ है वो मिनिमम भी नहीं है, उस केस में हमारा जो डाटा होगा वो इनवैलिड होगा। डाटा इनवैलिड कैसे होगा, एक सेकंड इसको रिमूव करते हैं, साइज इंक्रीज कैसे हुआ। हाँ, तो देखो अभी इस केस में क्या होगा कि इस केस में हमारे पास करेक्ट मतलब साइज नहीं है, मिनिमम साइज है। दूसरा इस केस में ऑब्वियसली बात है इनवैलिड डाटा हुआ, मतलब अगर मिनिमम में 62 है, मिनिमम में 60 मतलब सॉरी मिनिमम में 64 है, विच मीन्स कोई ना कोई तो डाटा है, कोई ना कोई तो चीज ऐसी है जो इनवैलिड है, तभी 64 से कम आ रहा है। उस केस में क्या होगा, जो हमारा जो जैसे ये होता है एनआईसी वगैरह होते हैं, ये क्या कर देंगे, हमारे पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, हमारा पैकेट जा ही नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, इस केस में ये सारी चीजें होती है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस फ्रॉम 224 टू 239 आर। देखो लास्ट वीडियो में भी बताया था और हाँ वहाँ पे भी एक मिस्टेक हो गई थी, किसी ने उस चीज को रेक्टिफाई किया एंड वो चीज भी आप देख लेना। जैसे देखो जो हम अगर हम बात करते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग की, क्लासफुल एड्रेसिंग में 5 एड्रेस होते हैं, है ना, 5 क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास में जो हमारे एड्रेस आते हैं वो आता है, आपका जो एपिक एड्रेस आएगा वो 0 से 127 तक आएगा। देन बी में 128 से 191 तक आएगा। देन सी में 192 से आपके पास 223 तक आएगा, 233 तक आएगा। सॉरी अगेन इसमें ये ना पता है क्या रहता है, सबसे इजी रहता है कि 127 में ना आप 64 ऐड कर लो तो आप आ जाओगे इस पे, मतलब 128 पे अगर आप 64 ऐड करोगे तो आप इस पे आ जाओगे, एक कम कर लो या 127 में कर लो तो वो ये लास्ट नंबर ही देगा। फिर 192 पे अगर आप 32 ऐड करोगे तो आप जैसे यहाँ पे आ गए तो आप एक कम कर लो उससे, ऐसे करके आप निकाल लिया करो, मतलब थोड़ा सा लास्ट पिक में कंफ्यूजन रहती है। फिर डी क्या होगा, 224 से लेके आप 239 तक आ जाओगे। ई क्या होगा, 240 से लेके 255 तक आ जाओगे। ओके, तो हमसे क्या बोला गया है, 224 से लेके 239 तक, जो कि हमारी क्लास डी है। क्लास डी के जो आईपी एड्रेस होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, वो मल्टीकास्ट पैकेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हाँ, एसएसएल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये आप करना, आप बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका आंसर डालना कि इसका आंसर क्यों है, ये मतलब क्यों नहीं है बट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देना पूरा, आप ए बी सी डी मत करना। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको क्वेश्चन नंबर 6 कह देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करके लिख देना कि क्वेश्चन 6 का आंसर ये है। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा आपके पास आ गया एल्गोरिदम से। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी जो भी हमारे पास कोड दिया हुआ है, हमें इसका आउटपुट बताना है। ओके, तो देखो क्या है, वॉइड सॉल्व स्टैक, स्टैक का यूज किया। अब आपको स्टैक पता है, जिसके भी पास नोट्स नहीं है प्लीज आप नोट्स ले लेना, उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन है। स्टैक क्या होता है, स्टैक क्या होता है, फर्स्ट लीफो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। मैंने गलत बोल, मतलब अपोजिट बोल दिया इन द सेंस कि फर्स्ट इन लास्ट आउट ऐसे कह लो, ठीक है, या फिर लास्ट इन और फर्स्ट आउट ऐसे वाली चीज कह लो, तो मतलब दोनों ही चीज हम इसको कह सकते हैं। ओके, नाउ अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने क्या किया, एक स्टैक है उसमें एस को पुश किया, S1 मतलब एस में पुश किया 1 को, तो मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। ओके, देन मैंने एस में पुश किया 2 को, इसको पुश कर दिया। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आते हैं ना एक बार पॉज किया करो, उस क्वेश्चन को ना खुद करने का ट्राई करो,
बेशक इजी हो या चाहे डिफिकल्ट हो, तभी वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि वो कॉन्सेप्ट आपको पहले से भी आता था या नहीं आता था। अगर नहीं आता था तो पता चलेगा कि क्या मिस किया आपने, ओके। और आता था तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन करो, आंसर देखो, अगर सही है तो देन आगे बढ़ जाओ। इस जो मतलब इस मतलब जो स्टैक है उसमें हमने पुश क्या किया, 3 को पुश किया, ये हमारा स्टैक बन गया। अब एक फोर लूप चल रहा है 1 से लेकर 3 तक, विच मीन्स 1 2 और 3 तक फोर लूप चलेगा, ओके। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एस को, एस जो टॉप है, ठीक है, उसको हम सी आउट कर रहे हैं, विच मीन्स मैंने क्या किया, इस एस टॉप को लिखा एंड फिर इसको पॉप आउट कर दिया, इसको मैंने निकाल दिया, डिलीट कर दिया। फिर 2 को मैंने लिखा, देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डिलीट नहीं किया, मैंने जो सबसे ऊपर में था उसको डिलीट किया, विच मीन जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है, जो लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा, ओके। नाउ फिर मैंने 2 को जो टॉप मतलब जो टॉप है, स्टैक का जो टॉप है उसको मैंने लिखा एंड देन उसको पॉप किया। फिर मैंने एस, अब जो मेरा स्टॉप मतलब जो मेरा टॉप होगा स्टैक का वो 1 होगा, उसको मैंने लिखा एंड देन मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन मैच कर रहा है इस कोड के हिसाब से, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 to 1। काफी इजी था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ओके। आप ये चीज देखना कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, क्या होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आपके पास एक एरे है, ओके, यहाँ पे हम एरे लिख देते हैं 1 2 3 4 5। एक हमने वेरिएबल बनाया है सम नाम से, ओके, सम लिख दिया, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है एज 0। नाउ हमने फोर लूप चलाया 0 से लेकर लेस देन 5 तक, अगर आपको नहीं दिख रहा तो 0 से लेकर लेस देन 5 तक, विच मीन्स 0 1 2 3 और 4 तक ये लूप चलेगा। अब क्या कह रहे हैं, इफ I is divided by 2 एंड रिमाइंडर, ये रिमाइंडर का साइन है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ए आई कर देंगे और उसके बाद हम सी आउट कर देंगे। देखो अब इसका समझो, जब हमारे पास आई की वैल्यू 0 है, ओके, यहाँ पे जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम आइटरेट हुआ एट आई इक्वल्स टू 0, तब हमने क्या किया, इफ पे गए। इफ पे आई की वैल्यू क्या है, 0। 0 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0, जो कि इक्वल किसके, 0 के। तो उस केस में मैं इस इफ लूप के अंदर आ गई। इसमें क्या कह रहा है कि जो भी मेरा सम था उस पर मुझे ऐड क्या करना है, एरे एट 0 इंडेक्स, आई इंडेक्स पे, आई क्या है यहाँ पे अभी 0, और एरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या है अभी मेरी यहाँ पे 1। देखो ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे और ये 4 इंडेक्स पे, ओके। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी, एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे 1। नाउ अगर अब मैं बात करूं वैसे ही, अगर मैं जाऊं आई एट 1 इंडेक्स, ओके, जब मैं 1 डिवाइड बाई 2 करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1, जो कि मेरा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ अगर मैं वैसे ही आई इक्वल्स टू 2 करूंगी तो 2 डिवाइड बाई 2 करूंगी तो वो भी 0 के इक्वल आएगा। 0 के इक्वल आने का मतलब है कि ये जो इफ वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इफ के अंदर जो मतलब जो स्टेटमेंट लिखी है उस पर हम आ जाएंगे। क्या कह रहा है कि ए एक 2 पे, मतलब एरे पे जो सेकंड इंडेक्स पे जो हमारा नंबर है उसको हमें सब में ऐड करना है, विच मीन्स 3 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन अगेन मैं आई एक 3 के लिए करूंगी तो 3 डिवाइड बाई 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता। देन 3 मतलब आई जब 4 इंडेक्स पे आया तो 4 डिवाइड बाई 2, जो कि 0 के इक्वल होता है। वैसे मैं अगेन दोबारा इस पे आऊंगी तो फोर्थ इंडेक्स पे, यहाँ पे हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, फोर्थ इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है, 5 है। बस अब मैं फिर आई मेरा जो है वो इंडेक्स 5 पे नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बोला है, लेस देन 5। तो अब मैं जब इसको सम करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आएगा 9। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9। पता है इसमें देखो एक छोटी सी कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि काफी लोग क्या करें, यहाँ पे आई की जगह ए आई को ले ले, मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है इंडेक्स की जगह इनको यूज कर ले, तो वहां पे ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान से करना तो चीजें इजीली हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 9 ही क्वेश्चन हुआ अभी तक। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन फिर से एक कोड दे रखा है, मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, ठीक है। देखते हैं, एक हमारे पास फंक्शन है सॉल्व नाम से, जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है एस नाम से स्केलर, ओके। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस नाम से स्केलर है, ओके। नाउ जो हमारी स्ट्रिंग का साइज है वो हमने क्या मान लिया, एन में, नो प्रॉब्लम। अब लूप एक
मतलब एक लूप रन होगा, फॉर लूप रन होगा, कहाँ से, I0 से लेके IN तक। मतलब ऐसे अगर मैं गिन भी लूँ इसमें, तो इसमें कितना साइज है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 है, तो मतलब जो मेरा लूप चलेगा वो 0 से लेकर 5 तक रन होगा, है ना। अगर लेसर देन बोलूँ यहाँ पे, तो n की वैल्यू 6 ऐसे कह सकते हैं, मतलब समझ गए। अब क्या कह रहा है, हर एक आइट्रेशन के, मतलब हर एक आइट्रेशन में जो मेरा s है वो क्या हो जाएगा, s प्लस एस ऑफ आई, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, कंकैटिनेट होना। यहाँ पे ये हम किस में यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग में यूज कर रहे हैं, नंबर्स में यूज करते हैं, तो प्लस होना होता है। कंकैटिनेट होना मतलब अगर मेरी i की वैल्यू 0 है, उस केस में मेरे पास जो s है, मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास s क्या था, स्केलर था, बट अब जो मेरे पास स्केलर मतलब s की वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्केलर प्लस एस ऑफ जीरो। एस ऑफ जीरो पे मेरे पास वैल्यू क्या है, s, तो इन दोनों का कंकैटिनेशन कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, स्केलर s। अब इसका साइज क्या हो जाएगा, अब इसका साइज क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। मान लो मतलब ये चीज, हाँ हम ऐसे कह सकते हैं। अब अगर वैसे एग्जैक्टली अगर मैं S2 के लिए करूँ ये चीज, जैसे कि मैं I2 के लिए करूँ ये चीज, I2 मतलब सॉरी I1 के लिए करूँ ये चीज, तो अब मेरे पास जो s की वैल्यू वो स्केलर नहीं होगी, वो स्केलर और प्लस s होगी, क्या होगी, स्केलर प्लस में s। जब मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया फॉर i=1 के लिए, तब मेरे पास अब s की वैल्यू क्या होगी, स्केलर्स प्लस में s(1). s(1) पे मेरे पास वैल्यू क्या है, c है, यानी अब क्या होगा, स्केलर्स s(c), ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक यूनिट भरी, पहले मेरा साइज क्या था 6, अब मेरा साइज क्या हो गया 7, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, पहले मेरा साइज क्या था 7, अब क्या हो गया 8, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ n+2 हो गया। अगर वैसे ही मैं इसके बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगी n5 पे आऊंगी, तब मेरा साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 1 के लिए 2 हुआ तो 0 के लिए 1 हुआ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n+6 हो जाएगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज देखूं, मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, कुछ भी हम रब नहीं करते हैं, मैं ये कह सकती हूँ कोड का साइज n+1 हुआ फर्स्ट लूप पे, फिर n+2 हुआ, फिर n+3 हुआ, फिर n+4 हुआ, n+5 एंड n+6, ये चीज कह सकते हैं, है ना। अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूँ, वेट, अगर मैं इस पार्ट को इधर कर दूँ, बस बस इतने, अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूँ, सॉरी रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं बोली जा रही थी बस। हाँ, तो मैंने देखा कि लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे, इसकी बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एन टर्म्स तो मतलब एन टाइम्स तो वो चल रहा है, और सब में तो 6 की वैल्यू मतलब 6 एन टर्म्स है ना। सब में से हम एन कॉमन ले सकते हैं, विच मीन्स एन कितनी बार है, वो एन टाइम्स है ना। प्लस में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे तो मुझे एक डिफाइन है ना, 6 टाइम्स मैंने निकाल लिया। अब मान लो कि वैल्यू ऐसी होती कि मतलब ऐसे मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा नंबर दे, बहुत बड़ी स्ट्रिंग दे दी होती और वो उसके साइज तक चलती, तो वो हर बार एन टाइम्स के लिए वो चल ही रही है, प्लस एक्स्ट्रा भी वो चल रही है, लेकिन हर बार वो एन टाइम्स के लिए चल रही है, तो कितनी बार चलती, एक बार एन टाइम के लिए चली, दूसरी बार एन टाइम के लिए चली, तीसरी बार एन टाइम के लिए चली, तो कितनी बार चलती, n × n टाइम्स के लिए चली। अब ये जो देख रहे हो आप 1+2+3+4+5+6, मतलब अभी तो हमें यहाँ पे वैल्यू पता है, बट ये नहीं है कि आपने ये देखा होगा, तो ऐसे जो लीनियर वैल्यूज होती है उनको ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n(n−1) डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसा आएगा, ये आएगा n² डिवाइड बाई 2 माइनस में n डिवाइड बाई 2। देखो अब इसमें हमें क्या चाहिए, ओ ऑफ मतलब ओमेगा चाहिए, ओमेगा की टर्म्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। ओमेगा का मतलब क्या होता है, हम वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकर चलते हैं। वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन वाला पार्ट हो नहीं सकता, हम कांस्टेंट को ज्यादा देखते नहीं है, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, वो आएगी ओ ऑफ n²। आई होप ये चीज समझ में आएगी। हाँ मतलब ये है कि न्यूमेरिकल में टर्म्स थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बट मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम इसकी बात करते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें एरे दिया हुआ है, हमारे पास एरे क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5। वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 10, जिसमें अगेन एक वेरिएबल है सम नाम का, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज क्या है 0। अब अगेन ये सेम एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। अब इसमें इफ के साथ यहाँ पे मतलब एक इफ में ये वो वहाँ पे बस एक ही इफ कंडीशन थी, यहाँ पे एल्स भी है। मैंने और क्वेश्चन दे रखा है क्या यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, हाँ चलो दे रखा है तो चलो।
मतलब होमवर्क के लिए एक एग्जाम क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। देखो ये भी तरीका होता है ना, ये जो तरीका दे रखा है आप ये जो देख रहे हो पॉइंटर के थ्रू, एक नॉर्मल तरीका है, इसको हम यही कहते हैं ए ऑफ आई। दोनों की वैल्यू, दोनों का तरीका मतलब लिखने का तरीका अलग है, एक पॉइंटर का यूज करके लिखा है, एक नॉर्मली लिखा है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं, जब आप आई को 2 से डिवाइड कर रहे हो, अगर वो 0 जहाँ पे आ रहा है तो उसको आप क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे, और एल्स में अगर वो रिमाइंडर जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हो अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, आपको इस पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है वो चीज़ मैंने आपको समझा दी कि ये कुछ नहीं, ये बस एरेट आई इंडेक्स को ही शो कर रहा है। आप इसको करना, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप ऐसे भी करोगे जैसे हमने पहले किया था, वहां पे हमारा सम कितना आ रहा था, 5, 3 और 1 को सम करने पे आ रहा था 9। उसके बाद हमारे पास जो डिवाइड नहीं हो रहे थे वो थे हमारे पास 2 और 4 यानी +6। तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। मैंने समझा रखा है इसलिए मैं ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि और भी काफी सारे क्वेश्चन हैं, फिर काफी ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाती है। हाँ, आप सबको ना एक काम करना है, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको स्कोर्स भी लिखने हैं कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, लास्ट वीडियो में आई गेस एक ही थे जिन्होंने अपना स्कोर शेयर किया था, एंड अच्छा स्कोर था, प्रीटी मतलब काफी डिसेंट स्कोर था, और वो एनहेंस हो ही जाएगा टाइम टू टाइम क्योंकि अभी काफी टाइम बचा हुआ है, तो अच्छा था वो चीज। चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, और हाँ आज ना थोड़ा सा मुझे पता है, मुझे भी ये चीज़ फील हो रही है कि समझाने में थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो रही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इतनी ज़्यादा, और मुझे पता है कि वीडियो डालना भी ज़रूरी है ताकि मेरी भी हेल्प हो सके इन चीज़ों को कवर करने में, और आपकी भी। अगर एक मैं वही चीज़ कह रही हूँ, अगर एक भी क्वेश्चन किसी भी इंसान को समझ में आ रहा है ना, वीडियो का जो मोटिव है ना बनाने का, वो चीज़ सक्सेस हो जाती है। देखो, तो बस इसलिए चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अगेन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कोड है, लेकिन जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, डी क्यू की बात कर। डी क्यू पता है क्या होता है, डी क्यू होता है हमारे पास डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है, ऐसे जो नॉर्मल क्यू है, मान लो ये नॉर्मल क्यू, इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे ए डाला, मैंने यहाँ पे बी डाला, यहाँ पे मैंने सी इंसर्ट किया, तो अब जो पहले आया ए वो ही यहाँ से इंसर्ट मतलब अब पॉप आउट होगा, विच मीन्स कि जहां से आप इंसर्ट कर रहे हो वहीं से आप डिलीट कर सकते हो, फिर बी होगा, फिर सी होगा। लेकिन डी क्यू क्या है, डी क्यू कहता है कि आपने मान लो ए डाला, आपने बी डाला, ऐसे ए के बाद बी, आप यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हो, आप ऊपर से भी डिलीट कर सकते हो, आप नीचे से भी डिलीट कर सकते हो, आप ऊपर से भी इंसर्ट कर सकते हो, आप नीचे से भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है डबली एंडेड क्यू। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझना है तो आप मेरे थ्योरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के नोट्स को फॉलो कर सकते हो। ओके ओके, चलो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन एक लूप है जो 1 से लेकर 5 तक वो आइटरेट होगा। अगर मैंने आई को डिवाइड किया 2 से, अगर उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है 0 के, तो हम क्या कर देंगे, डी क्यू में पुश करेंगे बैक से, मतलब पीछे की साइड से। ओके, अगर मेरी वो डिवाइड नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, फ्रंट से करेंगे। लाइक सपोज ये मेरा एक डी क्यू है। ओके, अभी मैंने क्या किया, आई हम ऐसे बना लेते हैं, आई 0 के लिए, आई 1 के लिए, आई 2 के लिए, आई नहीं 1 नहीं है ना, मतलब 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट है, ये हटाओ, आई 3 के लिए, आई 4 के लिए एंड आई 5 के लिए ना। अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगी 2 से तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, है ना, 0 के इक्वल नहीं आएगा, विच मीन्स मुझे क्या करना है, डी क्यू में फ्रंट से उसको क्या करना है, पुश करना है। क्या करना है, फ्रंट से पुश करना है, यानी यहाँ पे मान लो मैंने पुश कर दिया। उसके बाद अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगी 2 से तो वो इक्वल इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। तो अब मुझे उसे क्या करना है, बैक से पुश करना है, विच मीन्स यहाँ पीछे से मैं पुश करूंगी। ओके, नाउ अगर मैं 3 को करूंगी तो 3 मेरा क्या आएगा, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसको फ्रंट से पुश करना है। फ्रंट से पुश करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आगे से पुश करना है, तो 3 यहाँ पे आएगा। फिर फोर्थ आइटरेशन के लिए जब मैं फोर्थ को डिवाइड करूंगी 2 से, जो कि इक्वल इक्वल टू 0 है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, बैक से यहाँ से पुश करना है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। फिर 5 को जब मैं आइटरेट करूंगी तब वो उस केस में क्या होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में मुझे क्या करना है, फ्रंट से आगे से मुझे पुश करना है।
तो मेरी जो मतलब जो मेरा डी क्यू बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 53124, क्या आएगी 53124। आप चेक कर लेना, मे भी कई बार ऐसा हो सकता है मैं गलत भी कर देती हूँ। लास्ट वीडियो में मेरे से एक क्वेश्चन गलत हो गया था और लोगों ने मुझे बताया भी, अच्छा भी लगता है कि लोग फोकस के साथ सुनते हो आप सब, तो प्लीज आप बता देना अगर कुछ गलत हो उसमें तो। ये देन अगेन डन बाय योर सेल्फ वाली चीज है। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। अब हमारे यहाँ से ईआर मॉडल की बात की गई है, तो हमारे डीबीएमएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इन ईआर मॉडल आइडेंटिटी रिलेशन मॉडल, वाई इज द डोमिनेंट आइडेंटिटी। जो वाई है वो मेरा क्या है, डोमिनेंट आइडेंटिटी है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, जो कि क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंड नहीं है। इंडिपेंड, हे भगवान, स्पेलिंग को क्या हो गया मेरी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ओके, नाउ डी जो है एक सबऑर्डिनेट आइडेंटिटी है। सबऑर्डिनेट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि वो एक वीक आइडेंटिटी है, जो कि किसी पे डिपेंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या पूछ रहा है। इफ y इज डिलीटेड देन ऑल्सो x डिलीटेड। अगर y पे x डिपेंड है, ओके, अगर y ही नहीं रहेगा तो x भी नहीं रहेगा, दैट्स ट्रू। और डीबीएमएस में यही चीज होती है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी डिलीट कर दे हम, तो वीक आइडेंटिटी खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। इफ y इज डिलीटेड x नॉट डिलीटेड, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर ये डिपेंड है इस पे, तो अगर इसको भी डिलीट करेंगे तो ये भी चीज डिलीट हो जाएगी। मान लो आपका बैंक है और आपका अकाउंट है, एग्जाम्पल लेते हैं। बैंक आपका वाई है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। अकाउंट आपका क्या है, एक्स है, जो एक वीक आइडेंटिटी। अगर मैं बैंक को डिलीट कर दूं, मतलब बैंक खत्म हो जाए, बैंक का नहीं रहे कुछ भी वहां पे प्रेजेंस, तो आपका अकाउंट भी नहीं रहेगा ना। आपका अकाउंट कौन से बैंक, मतलब जिस बैंक का था वो बैंक ही नहीं है, तब आपका अकाउंट कहाँ रहेगा। तो वही बात है, अगर एक्स डिलीट कर दूं, अगर मैं आपका अकाउंट डिलीट कर दूं, तो क्या वाई डिलीट हो जाएगा, नहीं, बैंक तो काम करेगा ही अपना। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वाह, क्या एग्जाम्पल लिया मैंने, मैं भी ना। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे ज्यादा स्पेस से ऊपर ज्यादा हो गया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, लेट आर ए बी सी डी इज अ रिलेशनल स्कीम विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये हमें सेट एफ इक्वल्स टू दिस, ये हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ ए एंड ई आर। तो हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशनल स्कीमा दे रखा है, हमें एक रिलेशनल स्कीमा दे रखा है, ए बी सी डी ई उसके एट्रीब्यूट्स है, और उसके मुझे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, जैसे कि ए जो है वो ए एट्रीब्यूट से हम बी को फाइंड कर सकते हैं, बी एट्रीब्यूट से हम सी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और ए सी से हम डी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मुझे क्वेश्चन में ए क्लोजर निकालना है एंड ई क्लोजर निकालना है। ए क्लोजर और ई क्लोजर का पहले मतलब समझते हैं। क्लोजर का मतलब होता है, क्या हम उस एट्रीब्यूट से, जैसे हम ए की बात करें, इस एट्रीब्यूट से हम जो भी हमारे पास रिलेशनल स्कीमा दे रखा है उसके सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हैं या नहीं। मतलब वो चीज हम फाइंड करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर सारी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कैंडिडेट की। तो हम ये चेक करेंगे कि हम ए से हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं ए की बात करती हूँ, ए से मैं बी को डिटरमाइन कर सकती हूँ, तो अब मेरे पास ए के साथ साथ बी भी आ गया। बी से मैं सी को फाइंड कर सकती हूँ, मुझे क्योंकि ये रिलेशनल डिपेंडेंसी दे रखी है तो सी भी आ गया। और ए सी से मैं डी को फाइंड कर सकती हूँ, तो मैं ए से ए बी सी डी फाइंड कर सकती हूँ। तो इस ए के क्लोजर एट्रीब्यूट निकाले तो मेरे पास क्या आ गए, ए बी सी डी। अगर मैं ई का क्लोजर निकालती हूँ तो ई में तो ऐसा कोई भी नहीं, इसमें रिलेशन डिपेंडेंस मतलब फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखे, विच मीन्स कि मैं ई से सिर्फ ई को ही फाइंड कर सकती हूँ और किसी को भी नहीं कर सकती। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एंड ई, मतलब ऑप्शन में बी होगा, ए बी सी डी और ई। मैं जो सोचा था वैसे कल वीडियो बना दूं, लेकिन वही बात है फिर पोस्ट वगैरह करने में मुझे लगा नहीं था कि मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब होगी। ठीक है, अब वैसे भी फिर सुबह काम है तो टाइम नहीं मिलने वाला कल, फिर और ये लीक हो जाएगी। तो अभी कर लेते हैं इस वीडियो को। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि देयर आर रिलेशन ए बी सी डी ई, ओके, और उसमें हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। तो ए बी
सी डी ई मेरे पास क्या दे रखा है, एक रिलेशनल स्कीमा दे रखा है जिसमें मेरे पास फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखी है। ए बी को फाइंड कर सकते हैं, बी से मैं सी को कर सकती हूँ, सी से मैं डी को कर सकती हूँ, डी से मैं ई को कर सकती हूँ। हाँ, ये 4 मुझे डिपेंडेंसी दे रखी है। तो मुझे क्या बोला है, इसके बेसिस पे मुझे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए 1NF क्या है, 2NF क्या है, 3NF क्या है, BCNF क्या है। मैंने 3NF तक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो इससे पहले की जो 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें, तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस केस में हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स है, जितने भी हमारे सेल है, सब में क्या है, सिंगल वैल्यू है। अगर कुछ नहीं होगा तो देखो एक ही होगा, 1NF ही होगा, है ना। ये हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, ठीक है। तो 1NF तो होगा ही होगा। सेकंड NF की बात करते हैं। सेकंड NF होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, सेकंड NF होने के लिए हमारे पास चाहिए कि वो 1NF में हो। अगर हम सेकंड NF की बात कर रहे हैं तो 1NF में तो है। दूसरा क्या था कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखी। देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नए टॉपिक पे बात करें, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस करें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो मैंने पहले से ही कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है, वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो हम उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई न्यू पर्सन है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो देन प्लीज़ आप पुरानी वाली वीडियोज़ पे चले जाएँ, वहाँ से वो सारी चीज़ें समझ लो। ओके? बट मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा-सा आपको हिंट दूँगी कि ये चीज़ें सॉल्व कैसी होती है। देखो, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्राइम एट्रीब्यूट्स है, अब प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारी कुछ नहीं कैंडिडेट कीज ही है। अगर उनकी हेल्प लेके हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहे हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को हम फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कैंडिडेट की में 2 एट्रीब्यूट है, ए और बी, तो मैं बस हाफ, मतलब मैं बस पार्शली कैंडिडेट की का यूज करके किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड करूँ, जैसे मान लो सी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे प्राइम कैंडिडेट की निकालू, कैंडिडेट की भी निकालना सिखाया था। आपके पास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को लिखो ABCDE। अब देखो, ए से हम बी पे जा सकते हैं, मतलब ए एट्रीब्यूट से मैं बी को फाइंड कर सकती हूँ, बी से मैं सी को कर सकती हूँ, सी से मैं डी को कर सकती हूँ, डी से मैं ई को कर सकती हूँ। विच मीन्स अगर मेरे पास ए है तो मैं ए एट्रीब्यूट से सब एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकती हूँ। तो मेरा ए क्या हुआ, ए कैंडिडेट की यहाँ पे बना। ओके, अब एक चीज चेक करो, मैं ए के थ्रू बस बी को निकाल सकती हूँ, और ऐसा कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है जिसको मैं पार्शियली कैंडिडेट की से निकाल सकूँ। यहाँ पे पार्शियली होने का तो सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जो कैंडिडेट की है वो सिंगल एट्रीब्यूट से ही बना हुआ है, और इस सिंगल एट्रीब्यूट से मैं एक की को निकाल पा रही हूँ। कोई और वे तो है नहीं कि मैं हाफ कर दूँ या कुछ और चीज़ हो। तो विच मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है कि ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। नो, तो 2NF भी होगा। अब मैं 3NF की बात करती हूँ। 3NF होने से पहले उसका 2NF होना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है। 3NF में क्या कहता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। विच मीन्स अगर मैं x से y जा रही हूँ, अगर y z पे जा रहा है तो मैं x से z जा सकती हूँ, है ना, फाइंड कर सकती हूँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, a से b को फाइंड कर रहे हो, b से c को फाइंड कर रहे हो, विच मीन्स आप a से c को फाइंड कर सकते हो, तो ये थर्ड NF नहीं है। ओके, अगर ये थर्ड NF में नहीं है तो BCNF भी नहीं होगा। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगा आपका, सेकंड NF, यही होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आपके पास एक रिलेशन में एक एट्रीब्यूट्स है जिसको हम कहेंगे ABCDEFGH, एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है कि एटॉमिक वैल्यू से मतलब 1NF को तो फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ बताई गई है। और फंक्शन डिपेंडेंसी हमें दे रखी है कि CH से आप G निकाल सकते हो, A से आप BC निकाल सकते हो, B से आप CFH निकाल सकते हो, E से आप A फाइंड कर सकते हो, और F से आप EG फाइंड कर सकते हो। ओके, ये दिया हुआ है। सो दैट F प्लस जो हमारे पास ये फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखी है, जो दे रखे है हमारे पास रिलेशन, इज एग्जैक्टली द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट होल्ड फॉर R। हाउ मैनी कैंडिडेट कीज डज द रिलेशन R है। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशन के लिए मोर देन वन कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो आपको फाइंड करना है कि इस केस में कितने कैंडिडेट की है।
अब देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन कराए थे कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए, इधर भी मैंने बताया कैंडिडेट की कैसे फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, आप बताओगे कि इसमें कैंडिडेट की कितने हैं। लेकिन मैं एक चीज बता देती हूँ, देखो अगर जी एच है, जी एच से आप सॉरी सी एच है, सी एच से आप जी को डिटरमाइन कर सकते हो। देन ए से आप बी और सी को डिटरमाइन कर सकते हो। फिर बी से आप सी जी एच को, सी जी और एच को डिटरमाइन कर सकते हो। ई से आप ए को डिटरमाइन कर सकते हो, ई से आप ए को डिटरमाइन कर सकते हो। एंड एफ से मतलब एफ से एफ से आप मतलब सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्या, जी एच ओके, एफ से आप किसको फाइंड कर सकते हो, ई को फाइंड कर सकते हो और जी को फाइंड कर सकते हो। तो देखो इसमें जिस पे आप नहीं जा पा रहे हो ना, वो आपके साथ कैंडिडेट की का पार्ट होंगे। ओके, उसको आप मिस नहीं कर सकते, मतलब उन जिनको भी आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो किसी भी उस अलग टर्म से। मैं देखो बी से यहाँ पे है, एफ पे है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, बी ए से बी से सी एफ एच है, यहाँ पे एफ है, तो इसको एक बार प्लीज देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप डी पे नहीं जा पा रहे। डी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आप ना कोई एट्रीब्यूट फाइंड कर सकते हो ना किसी एट्रीब्यूट से इसको। तो आपका जो भी कैंडिडेट की होगा ना, सब कैंडिडेट की का जो सब पार्ट होगा वो डी होगा ही होगा, क्योंकि बाकी सबको तो आप इस जो भी आपका एट्रीब्यूट है, मान लो ए है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आप बाकी सारे 6 के 6 एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हो। लेकिन डी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आप किसी को भी फाइंड नहीं कर सकते। तो जो ए डी होगा वो होल आपका पूरा एक कैंडिडेट की होगा। क्या होगा? पूरा एक कैंडिडेट की होगा। ना हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, सॉरी 17 की। हाँ, इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए। आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ठीक है, इजी है, हो जाएगा। अब हम ऐसे करेंगे, मैं 25 में से सारे 25 क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क की तरह भी रखेंगे और 2-3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा भी दूंगी कि जो आप सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है, अ व्यू ऑफ डाटाबेस दैट अपीयर्स ऑन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज नॉन एज। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो हमें व्यू दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? देखो स्कीमा तो ना, मतलब आप ऐसा कह लो, स्कीमा तो एक पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर ही हो गया आपका, ठीक है, एक कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपके सारे टेबल्स हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, कंस्ट्रेंट्स हो गए, मतलब रिलेशनशिप्स हो गए, ये सारी चीजें आ जाती है स्कीमा में। सब स्कीमा क्या है? सब स्कीमा पार्ट है स्कीमा का, पार्ट ऑफ द स्कीमा। क्या है? सब स्कीमा पार्ट है स्कीमा का, दैट इज विजिबल, ऐसे कह लो आप कि दैट इज विजिबल टू अ पर्टिकुलर यूजर। ऑन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कह लो या ऑन एन आप जो भी कहना आपको वो चीज़ कह लो, ठीक है। मतलब मैं ऐसे समझो, मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप कॉलेज में हो या आप ऑफिस में हो, ठीक है, आप किसी कंपनी में हो, तो आपकी कंपनी में काफ़ी सारे पोर्टल्स होंगे, ठीक है, पोर्टल ए, पोर्टल बी, सी, डी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बट आप जिस पे काम कर रहे हो वो ए है। तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ए के ही जितनी भी चीज़ें होंगी उसको ही व्यू करोगे। अगर आपको बी पे काम करना है तो बी की चीज़ों पे देखोगे। आप ऐसा नहीं है कि आप सारी ही चीज़ों को, जितनी भी कंपनी में काम चल रहा है ए टू जेड सारी ही चीज़ों को आप यहाँ पे देख रहे हो, नहीं हो सकता ना ये चीज़। तो ये जो हमारे पास टोटल एक पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या हुआ? स्कीमा हुआ। जब एक पर्टिकुलर व्यू देख रहे हो वो हमारा क्या हुआ? सब स्कीमा हुआ। वर्चुअल टेबल तो ऐसा होता है, वर्चुअल टेबल जब हम एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं कि हमें एक पॉइंट पे एक चीज़ देखनी है व्यू का यूज़ करके, तो उस टाइम पे जो टेबल क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं? हम वर्चुअल टेबल कहते हैं। बेसिकली ये जो वर्चुअल टेबल है ना, ये डाटा को स्टोर नहीं करता। अगर मैं इसको हटा दूँ, अच्छा हाँ, तो जो हमारा जो वर्चुअल टेबल है ना, जो हमारा वर्चुअल टेबल है वो डाटा को स्टोर नहीं करता है। वो क्या करता है? एक्चुअली जो क्वेरी है उसी को स्टोर करता है। ओके, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल टेबल कहते हैं। इंडेक्स टेबल तो बेसिकली वो चीज़ हो गई कि हमारे पास एक इंडेक्स है और हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है बहुत, मतलब जल्दी में, स्पीड में तो हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें थी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस इन मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे डीबीएमएस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं ना।
तो अब हम किस पे आ चुके हैं, ये हमारा क्वेश्चन है ओएस का। ओके चलो देखो, तो हमें ये स्टेटमेंट देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है। ठीक है, क्या होता तो मेरा लॉजिकल एड्रेस क्या है, मेरा फिजिकल एड्रेस क्या है। तो जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है मैं बहुत जल्दी बता देती हूँ कि चीज़ें होती क्या है। अगर मैं बात करूँ लॉजिकल एड्रेस के बारे में, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिजिकल एड्रेस के बारे में, ओके देखो, जो लॉजिकल एड्रेस होता है ना वो जनरेटेड बाय सीपीयू होता है, जनरेटेड बाय सीपीयू। ओके, और जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है वो हमारा जो है मेन मेमोरी में लोकेट करता है, लोकेटेड इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी या रैम कह लो उसको। ठीक है, एंड जनरेटेड बाय, कौन उसको जनरेट करता है, जनरेटेड बाय एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके, एक ये चीज समझ में आई। देखो, जो लॉजिकल एड्रेस है वो कौन यूज करता है, वो यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम्स। जैसे मान लो प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन 10 इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए उन 10 इंस्ट्रक्शन को यूज कौन करेगा, मतलब उन 10 इंस्ट्रक्शंस के लिए जो एड्रेस यूज होगा वो क्या, कौन सा एड्रेस यूज होगा, लॉजिकल एड्रेस। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है, स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, हमारा फिजिकल एड्रेस में। तो हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल एड्रेस in the main memory to store इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये चीज। दूसरी चीज ये है कि देखो, जो लॉजिकल एड्रेस है ना वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, जो यूजर है ठीक है वो उसको क्या कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेसिबल है। लेकिन जो हमारा फिजिकल एड्रेस है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको एक्सेस कर सकते हो वाया लॉजिकल एड्रेस से। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूँ लॉजिकल एड्रेस की, जो लॉजिकल एड्रेस है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल एड्रेस कहते हैं। नाउ लेकिन जो मेरा फिजिकल एड्रेस है वो एक्चुअली में मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। ये चीज समझ में आई, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ अब हम इस पे चलते हैं, यहाँ पे इसके ऑप्शंस में चलते हैं, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे आपको समझा दूंगी अगर समझाना हुआ तो। लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू, यस मैंने अभी आपको बताया कि जनरेट करता है सीपीयू, एंड इज आल्सो कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस, यस तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। फिजिकल एड्रेस रिप्रेजेंट एक्चुअल लोकेशन, यस अभी बताया था ना मैंने कि एक्चुअली में मतलब एक्चुअल एड्रेस होता है, एक्चुअली लोकेट होता है, एंड लोकेटेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यस। देखो, जब वो एग्जीक्यूट फॉर्म में नहीं होता ना प्रोग्राम, तो वो उस टाइम पे वो एमएआर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोकेट होता है। लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस रिमेन आइडेंटिकल बोथ, आइडेंटिकल ड्यूरिंग बोथ कंपाइल टाइम एंड लूप टाइम, नहीं ऐसा नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम memory management unit is required to translate logical address into physical address, yes। देखो क्या है, हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू ने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस क्रिएट किया। उस लॉजिकल एड्रेस को, जो हमारा एमएमयू है, जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, जो हमारा ये हार्डवेयर है, वो क्या करेगा, उस चीज को ट्रांसलेट करेगा फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, एंड देन वो मेन मेमोरी में, मतलब मेन मेमोरी में वो फिर चला जाएगा। तो एमएमयू का काम ही क्या होता है कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर सके। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। सेकंड ऑप्शन गलत है, सॉरी हाँ 1, 2 एंड 4, थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डिफरेंशिएट करके लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से। राउंड रॉबिन, जो हमारा राउंड रॉबिन होता है वो फिक्स टाइम क्वांटम पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए का क्या होगा, ऑप्शन बी। जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो किस पे काम करता है, अराइवल टाइम पे काम करता है, मतलब जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा। जो हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है वो किस पे काम करता है, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम पे। किस पे काम करता है, ये रिमेनिंग बर्स्ट टाइम पे। मान लो कि पी नॉट पे, मतलब जो पी नॉट था मेरा प्रोसेसर 0,
वो 0 टाइम पे आया था और जिसका टाइम क्या है, प्रोसेस टाइम क्या है उसका 8 है, ठीक है। लेकिन जब P1 आया मेरा 1 सेकंड पे, 1 टाइम पे अराइवल टाइम जब उसका 1 था, तो उसका जो प्रोसेस टाइम है वो 4 है। 0 पे तो P नॉट प्रोसेस कर रहा है, ओके, लेकिन जब 1 पे आए तब हमारे पास रिमेनिंग बर्स्ट टाइम बचा P नॉट का 7 और P1 का 4। तो अब कौन सा प्रोसेस वर्क करेगा, किसको सीपीयू एलोकेट होगा, वो होगा P1 को, ठीक है। तो ये था कि जिसका रिमेनिंग टाइम कम होता है, बर्स्ट टाइम कम होता है, उसको चीज मिलती है। देन प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, ऑब्वियसली बात है ये किस पे काम करती है, प्रायोरिटी पे काम करती है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका ऑप्शन होगा ए का सेकंड, बी का फोर्थ, फर्स्ट, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फाइल सिस्टम। देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझो कि फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि आप अपने सिस्टम में, अपने फाइल में, जब आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में आप क्या कर रहे हो, फाइल को स्टोर कर रहे हो। मान लो लेट सपोज आपके पास डी है, एक फाइल है जिसको 3 ब्लॉक्स की नीड है स्टोर करने के लिए। आपके पास ऐसे ए बी बी डैश सी, ठीक है। तो आप फ्रेगमेंटेशन का यूज करके उसको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में, उस 3 ब्लॉक के आप 3 फ्रेगमेंट बनाओगे और उस फाइल को स्टोर करोगे, तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब क्या कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फाइल सिस्टम अकर्स ओनली द फाइल सिस्टम इज यूज्ड इम्प्रॉपरली। ये चीज तभी पॉसिबल होती है कि जब हमने फाइल सिस्टम को अच्छे से, मतलब जिसमें उसमें फाइल हमने स्टोर की है, जो यूज किया है फाइल सिस्टम को, वो प्रॉपरली नहीं किया। नहीं देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखो ऐसा हर केस में जरूरी नहीं। मालूम मैं यूज कर रही हूँ फाइल सिस्टम को और मैंने ऐसे किया कि मैंने पहले ए स्टोर किया, फिर ए स्टोर किया, फिर बी स्टोर किया, फिर सी स्टोर किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे बी का यूज नहीं था तो मैंने बी फाइल को डिलीट कर दिया, मुझे सी का भी यूज नहीं था, मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन अब मेरे पास एक फाइल आई है ई नाम से और उसमें मुझे 2 ब्लॉक की मीन ऐसे स्टोर कराने पे, तो मैंने एक ई यहाँ यूज कर लिया, मैंने एक ई यहाँ पे यूज कर लिया, ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप प्रॉपरली यूज नहीं करते तभी ये प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कैन ऑलवेज बी प्रिवेंटेड, नहीं हम हमेशा इसको नहीं बचा सकते। अगर ऑलवेज नहीं होता, कैन बी प्रिवेंटेड होता तो ये चीज सही हो सकती थी, लेकिन ऑलवेज की वजह से गलत हो गया। क्यों? मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं अच्छे से फाइल सिस्टम का यूज करूँ, ठीक है, लेकिन जब हम डिलीशन करते हैं फाइल को तब स्पेस क्रिएट होता है और हमें उस चीज को यूज करना पड़ता है इन फ्यूचर, ओके। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। कैन बी टेम्परली रिमूव्ड बाय कॉम्पैक्शन, कंपैक्शन कह लो। देखो कंपैक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम कि हमारे पास कंपैक्शन का मतलब क्या होता है कि टू मूव फाइल्स टुगेदर, ओके। मतलब जितनी भी फाइल्स हैं उनको एक साथ मूव कर दो, एक साथ रख दो। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे जो फाइल थी वो कैसी थी, ए बी स्पेस स्पेस बी स्पेस सी, मैंने इन सारी फाइल्स को एक साथ मूव कर दिया, तब क्या हो गया, ए बी सी। अब यहाँ पे 3 स्पेस आ गए, 3 ब्लॉक की स्पेस आ गई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन को टेम्परली लेवल पे उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फाइल सिस्टम। नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी काफी सारे लिनक्स में भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं जिसमें हम कम से कम फ्रेगमेंटेशन का यूज करें, मतलब वो फ्रेगमेंटेशन को बहुत एक अच्छे लेवल तक उसमें रिमूव करने की कोशिश की गई है, तो हम इसको नहीं कह सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, सॉरी यार 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम एड्रेस स्पेस टू, अभी मैंने बताया था जब हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेस को किस में चेंज करते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अच्छा मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन एक आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको ना प्रॉपर वे में आपको स्टेट समझने हैं, प्रोसेस स्टेट समझने, जो 4-5 स्टेट होते हैं, पहला हमारा न्यू होता है, फिर हमारा रेडी होता है, फिर हमारा रनिंग का होता है, एंड देन उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है, एंड बीच में आपके पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वाली चीज़ें भी आती है। अगर आपको ये चीज़ समझनी हो तो आप बताना, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और जिस हिसाब से मुझे अभी नींद आ रही है, अगर मैंने वीडियो बना दी तो आपको भी नींद आ जाएगी, मतलब इसमें कवर कर दिया तो मुझे पता है ये भी वीडियो काफ़ी लेंदी जाने वाली है, तो अभी इतना ही समझते हैं जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द प्रोसेस दैट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड आर वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड,
आर केप्ट ऑन अ लिस्ट इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा देखो रेडी क्यू। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो जब हम प्रोसेस स्टेट की बात करते हैं, जब हम न्यू की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, न्यू प्रोसेस, है ना। न्यू प्रोसेस नहीं होता यहाँ पे, हम कहते हैं ना कि एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है, हम ये नहीं कहते। देखो न्यू में क्या होता है, न्यू टाइम पे हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके डिस्क में होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट में होते हैं, ये रेडी होते हैं, ये प्रोसेस बनने के लिए रेडी होते हैं। कैसे रेडी होंगे, जब इनको कोई रेडी में भेजेगा कि हाँ अब ये सारी चीजें ये अबाउट टू क्रिएट है, यहाँ पे मेरी प्रोसेस बनी नहीं है, बनने के लिए तैयार है। तो ये जब रेडी में जाते हैं तब ये क्या बनते हैं, प्रोसेस बनते हैं, और ये किस में होते हैं, रेडी क्यू में जाते हैं। तो इसको रेडी कहते हैं, रेडी क्यू नहीं कहते हैं। मान लो 50 जो प्रोग्राम थे शिफ्ट हुए, 50 प्रोसेसेस बने, ठीक है। अब ये जो 50 प्रोसेसेस है, अब ये कहाँ पे आ चुके हैं, हमारे मेन मेमोरी में आ चुके हैं। सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आ चुके हैं, मेन मेमोरी में आ चुके हैं। और अब ये वेट कर रहे हैं कि अब इनको अगर ये कंप्लीट, मतलब इनको अब क्या किया जाए, सीपीयू को देने के लिए, मतलब रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूशन में डाला जाए। अभी ये वेटिंग, मतलब अभी रेडी है, मतलब वेट नहीं कर रहे इन द सेंस, रेडी है कि वेट किसका कर रहे हैं कि स्केड्यूलर क्या करेगा, इसको रनिंग में डालेगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऐसे प्रोसेस जो मेन मेमोरी में है वो रेडी है लेकिन वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूट होने का, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रेडी क्यू। प्रोसेस क्यू सबको ही कह सकते हैं, ये भी प्रोसेस क्यू है, ये रेडी भी एक प्रोसेस क्यू है, रनिंग भी एक प्रोसेस क्यू, तो सारी प्रोसेस क्यू। जॉब क्यू क्या था, जॉब क्यू यहाँ पे जो काम हो रहा था सेकेंडरी मेमोरी में, कि मान लो मेरे पास 1000 प्रोसेस है, ठीक है। तो अब जॉब क्यू क्या है, इन 1000 मतलब 1000 प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस प्रोग्राम में जाएंगे, कन्वर्ट होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉब क्यू। एग्जीक्यूशन क्यू कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेडी क्यू होगा। पर हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको जब नोट शेयर किए थे ओएस के तब भी बताया था कि इस पे से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना। बेशक मुझे बोलो तो मैं समझा दूंगी, वरना कहीं और से समझ लेना, बहुत अच्छे से ये चीज समझ लेना। Now question number 23. Linux is an DIV question. Do it by yourself. Question number 24. क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन ओवरलोड फंक्शन एंड ओवररिडन फंक्शन। देखो जो हमारा ओवरलोड फंक्शन है वो एक स्टैटिक फंक्शन है। इसमें क्या होता है, फंक्शन सेम होते हैं लेकिन उसमें पैरामीटर्स अलग होते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं ओवररिडन की बात करूं, ये एक डायनेमिक फंक्शन है। इसमें क्या होते हैं कि एक ही, मतलब एक क्लास में फंक्शन सेम है, दूसरी क्लास में भी फंक्शन सेम है। ये डिफाइन किया जाता है रन टाइम के टाइम पे कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ओवरलोडिंग फंक्शन इज अ डायनेमिक फंक्शन, नहीं अभी बताया स्टैटिक है। ओवरलोडिंग फंक्शन इज अ स्टैटिक फंक्शन, यस। एंड ओवरराइडिंग फंक्शन इज अ डायनेमिक फंक्शन, ये ही ऑप्शन बी सही है। बाकी देख लेते क्या बोला है। रीडिफाइनिंग अ फंक्शन इन अ फ्रेंड क्लास इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। देखो ओवरलोडिंग से ना फ्रेंड फंक्शन क्लास का कोई लेना देना नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। रीडिफाइनिंग अ फंक्शन इन अ डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। जब हम दोबारा से रीडिफाइन करते हैं ना फंक्शन को डिराइव क्लास में, उसको ओवरलोडिंग नहीं, मतलब उसको ओवर रिडन कहते हैं। तो ये अलग अपोजिट ही डिफाइन कर दिया। वाइल रीडिफाइनिंग अ फंक्शन इन अ फ्रेंड क्लास इज ओवरराइडिंग, फ्रेंड फंक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाई द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो ये क्या कह रहा है कि एक सेकेंड, थोड़ा सा शिफ्ट करो और शिफ्ट करो, हाँ। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारे एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे ओप्स के, हाँ ये भी है, और इसके साथ दो और होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब इनके बारे में क्या स्टेटमेंट दी गई है, देखो एब्स्ट्रैक्शन का काम क्या होता है, जो भी आपके नेसेसरी डिटेल्स है, जो भी आपको चाहिए उसी पे वो काम करता है, बाकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस रिगार्डिंग उस कोड के, वो सारी चीजें हाइड कर दी जाती है। एनकैप्सुलेशन का क्या काम है कि आप जितने भी मेथड और जितने भी आपके मेंबर्स हैं, बिहेवियर है, वो सारे आप क्या करते हैं सिंगल यूनिट में रैप अप कर देते हो। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्शन अलाउ अस टू फोकस ऑन व्हाट समथिंग डज विदाउट कंसीडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाउ इट वर्क्स। यस दैट इज करेक्ट। क्या कह रहा है कि जो चीज हमें चाहिए, कैसे वो चीज काम कर रही है, मतलब कि हमें क्या चीज चाहिए वो उस पर फोकस करता है। उस चीज को करने के लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी लगी, कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ, क्या चीजें लगेगी, वो सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। Encapsulation allows us to bundle data and methods into a single unit. Yes, and restrict direct access to an object's internal state. Yes. तो इस केस में तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे, करेक्ट हो गए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि आपके पास एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है दैट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस एंड यूजिंग डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग मतलब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, डायनेमिक जो हमने पढ़ा था ओवर रीडिंग, इसकी बात करेंगे, ओवर राइडिंग की बात करेंगे। द लैंग्वेज शुड नॉट एज्यूम टू बी ईदर जावा और सी प्लस प्लस, दो द सिंटेक्स इज सिमिलर। मतलब ऐसा मत समझो कि इसे जावा के लिए या सी प्लस प्लस के लिए एक ऐसा समझ लो सूडो कोड टाइप दे दिया गया है। तो हम इसका रिजल्ट निकालना है क्या होगा। देखो कह रहे क्लास पी है जिसका फंक्शन है एफ, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है आई और प्रिंट कर रहा है आई। फिर एक क्लास क्यू है जो कि सब क्लास है पी का, ओके ठीक है। तो एक ड्राइव क्लास है जिसमें फंक्शन क्या है एफ, और जो मतलब सेम फंक्शन है तो ये एक ओवर इगन फंक्शन हो गया क्योंकि आर्ग्यूमेंट सेम है। और ये प्रिंट क्या कर रहा है, टू इंटू आई। अब मुझे यहाँ पे कुछ फॉलोइंग फ्रेगमेंट दिए गए कि पी एक्स, देखो क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल्स टू न्यू क्यू ब्रैकेट दिस। अब इस चीज को समझते हैं, ये तीनों पॉइंट समझ में से पी किस चीज की बात कर रहा है, पी बात कर रहा है आपके डाटा टाइप की, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है जो आपने बनाया है ना। न्यू क्यू क्या कह रहा है कि आपने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, समझ रहे हो, कि जो ये एक्स है जो आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है यहाँ पे, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये क्यू का ऑब्जेक्ट है ना। जैसे हम लिखते हैं क्यू डॉट एक्स ऐसे करके, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, क्यू का। हमें कैसे पता चले किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो न्यू के बाद जो भी है, जैसे पी है क्यू है, जो भी क्लास है वो उसी का ऑब्जेक्ट ये क्रिएट होगा। जैसे मैंने लिखा पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू न्यू क्यू, तो अब ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ, क्यू का वाई, क्योंकि न्यू के बाद क्या है, क्यू है। देन एफ जेड इज इक्वल्स टू न्यू क्यू। देखो टाइप तो जेड का पी है लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, क्यू का है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो हमारे पास क्या कह रहा है, एक्स एफ ऑफ वन, एक्स जो है फंक्शन एफ ऑफ वन को कॉल किया, एक्स किसका ऑब्जेक्ट है, क्यू का, तो वो कौन सी क्लास में जाएगा, क्यू। ये कैसे डिसाइड होगा, ये कब डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा एट द टाइम ऑफ रन टाइम, ठीक है। तो जब ये इसको कॉल करेगा और इसने पास किया वन ऐसा आर्ग्यूमेंट, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, टू इंटू वन इज टू। ओके ये चीज क्लियर हो गई। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके पास पी वाई जो कॉल कर रहा है आपके पास एफ ऑफ वन। अब हम वाई को देखते हैं, वाई का टाइप क्या था, क्यू, लेकिन जब यहाँ पे पी लिखा है तो इसने क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दी। इसने क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दी। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, जो इसका डाटा टाइप पहले वाई का क्यू था अब वो चेंज होके किस में बदल गया, पी में। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो अभी भी क्यू का ऑब्जेक्ट है। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो वो किसको कॉल करेगा, क्यू के फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, एफ ऑफ वन, देन अगेन वन, तो प्रिंट क्या होगा, टू इंटू वन दैट इज टू। देन जेड एफ ऑफ वन, जेड किस कैसा टाइप है उसका, पी है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका है, क्यू का। देन अगेन जब फंक्शन कॉल होगा तो जेड के लिए भी कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्यू का। तो उसमें हमारे पास क्या प्रिंट होगा, टू इंटू वन दैट इज टू। यानी हमारा आंसर क्या होगा, टू टू टू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेट्स कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। मतलब इसमें से इन चारों फीचर में से ऐसा कौन सा ऊप का फीचर है जो रीयूजेबिलिटी पे मतलब इंडिकेट करता है, जो अलाउ करता है। देखो रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब मैंने एक फंक्शन लिखा f1 लिखा और मैं उसको कहीं और पे किसी और चीज में फंक्शन f1 को मान लो f2 के अंदर मैं f1 लिख रही हूँ, ऐसा कुछ है ना। मतलब एक ही फंक्शन को मैं कई बार यूज कर सकती हूँ। ये जो काम है ये किसका काम है, इनहेरिटेंस का काम है। कैसे, इनहेरिटेंस में मैंने लिखी क्लास ए, उसमें काफी फंक्शंस लिखे मैंने, फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री। अब मैंने एक ड्राइव क्लास बनाई क्लास बी नाम से, तो ये जो ड्राइव क्लास है इसको रीयूज कर सकती है, अपने पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज कर सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनहेरिटेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है क्या, सॉरी 28। 28 क्या कह रहा है कि द फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ द सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। तो ये क्वेश्चन आपका भी जाएगा DIY के लिए, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन नंबर है 28, ठीक है। तो जितने भी मैंने DIY के क्वेश्चन दिए हैं तो आपको क्या करना है, आपको सारे DIY के क्वेश्चन करने हैं।
आपको अपना स्कोर बताना है, स्कोर कितना आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है प्यारा सा, और आपने सब्सक्राइब किया तो आप कर लो, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, टाइम देखो 4:30 हो चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, तो अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ओके, बाय बाय।